आज अपन आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अपन अब रेगुलर वीडियो डालेंगे लगातार। इतना दिन मुझे समय नहीं मिला था। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है अपन व्याख्या करेंगे तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए अपन क्या है कि क्वेश्चन ही हल करेंगे केवल। कि बलबन के राजस्व 32वां क्वेश्चन, ये देखो आपका, ये लो कि बलबन के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, ये आपको बताने हैं। तो राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतीक हैं, ये एकदम सही है। राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और राजा ईश्वर की प्रतीक हैं, बिल्कुल ये सही है। बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता है था। सीधे को बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश में के फर्क को बार बार रेखांकित किया था, ये बिल्कुल सही है। इसमें सी बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी, ये इसमें सही नहीं है। अब देखो इसमें ये थोड़ा सा है ना भी, देखो बाहरी मान मर्यादाओं और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था, तो ये बी और डी बिल्कुल गलत है। इसमें ए और सी सही है, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा है ये। अब देखिए व्याख्या आप कहे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये देखो इब्न बतूता क्या कहता है। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, यानी इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन और महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया। सुल्तान को पहचानिए कौन सा सुल्तान है, ऐसी बात है। तो वो सुल्तान के बारे में आपको जानना है कि ये सुल्तान कौन सा है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको उत्तर दिखाई दे रहा है भाई ना। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें सबसे बड़ी। ये मेरे पास वो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि साथ में उत्तर दे रखा है ना, तो फिर भी अपन छिपाने की कोशिश करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो यूजीसी नेट जीआरए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन में यानी अब धातु मुद्रा यानी बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था। तो निम्न में से किस शासक के यानी किस शासक के शासनकाल में अब धातु मुद्रा यानी बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन कौन थे, सोचिए बताइए। चौथी से में क्या उत्तर होगा, तो इसमें आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन ये लो, सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबारियों के अधिकारियों तथा जिम्मेदार रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति के लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए कौन था। देखो मलिकों हैं, अमीरों, दरबारों के अधिकारियों के जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावतों को सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। तो ऐसा सुल्तान कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम आया हुआ है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका 35वां हो गया। अब देखो अगला 36वां नंबर का क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मनसद ए खाली यानी मनसद ए आली के नाम से संबोधित किया। मनसद ए आली के नाम से, कि कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मनसद ए आली के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बेलोल लोधी। तो बताइए 36 में क्या उत्तर आएगा। देखो आपको पता है बलबन भी रक्त लोहे की नीति खतरनाक था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी कम नहीं था,
फिरोज तुगलक थे बेलो लोधी थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो वो अमीरों को ज्यादा महत्व देता जाता, तो डी आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार, डायदीन का झोपड़ा, हौज ए खास, कुवैत इस्लाम मस्जिद। तो बताइए 37 में उत्तर क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा कुवैल उल इस्लाम मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने के लिए प्रवेश था? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। अगला देखो आपको 38वां क्वेश्चन, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती थी? कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती थी? बेलो लोदी के समय, रजिया, सिकंदर लोदी या बलबन। तो 38 में उत्तर क्या आएगा सोचिए? तो सिकंदर लोदी के समय गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़में लिखी जाती थी, ये सिकंदर लोदी के समय। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये लो 39वां, कि जोना खान किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 39 में क्या उत्तर आ सकता है सोचिए आप भी? तो सीधे से आगे मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खान के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, अब देखो 40वां क्वेश्चन, ये आगे करे, ये लो, किसने अमीरान ए सादा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहणकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? कि किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की और जो एक प्रशासनिक संगठन था और इसके सदस्य राजस्व संग्रहणकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन हसन बेमनशाह और ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो बताइए 40 में क्या आ सकता है सोचिए? इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। कि किसने अमीरान सादा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रहणकर्ता सैन्य अधिकारी होते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लो, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मद तुगलक। बताइए क्या आ जाएगा 41 में? तो आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। अगला देखो आप 42वां क्वेश्चन, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में किस शासक ने कराया था? कि चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में किस शासक ने कराया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो 42 में उत्तर क्या आ जाएगा सोचिए? तो इसमें आ जाएगा आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ जाएगा। तो ए उत्तर इसमें आ जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ जाएगा। चांदी की टंका तथा तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्न किस शासक ने देता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ जाएगा। अगला देखो आप, ये लो 43वां, यानी राजवाई एम उलूग खानी थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगर के नाम, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम। तो क्या उत्तर हो जाएगा 43 में? बताइए, सोच कर बताओ क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। राज वाई एम उलूग खानी थी, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम। तो सी उत्तर इसमें आ जाएगा 43 में। अब देखो 44 में, ये लो, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा गया था? कि सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा गया था? तो 44 में उत्तर क्या आ जाएगा सोच करके बताइए क्या आ सकता है?
कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और रजिया। बताइए क्या आ सकता है? तो इसमें आ जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन 45वां। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी? प्रोलर राज द्वितीय ने, गणपति ने, भीलम ने, सिंह ने। तो 45 में क्या आ जाएगा? सोचो। तो इसमें आ जाएगा भीलम। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी, भीलम आ जाएगा। सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अब देखो 46वां क्वेश्चन। ये अरे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसमें उत्तर पहले दिखाई देंगे आपको ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, बलबन। तो बताइए, वैधानिक सुल्तान के बारे में पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें देखो इल्तुतमिश से आ जाएगा, ठीक है ना, वैधानिक इस ऑप्शन के अनुसार। अब देखो आगे 47वां क्वेश्चन। ये लो, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी यानी रेहला ग्रंथ में किस भाषा में लिखी गई है? मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है, ये किस भाषा में लिखी है? अरबी में, तुर्की में, फारसी में, उर्दू में। बताइए किस में आएगा? तो 47 में उत्तर हो जाएगा अरबी में। रेहला नामक ग्रंथ में किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। अगला क्वेश्चन 48वां। ये लो भाई, क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो अधिराज यानी अधिराजत्व के विश्वास करता था, न कि प्रभु सत्ता पर। केवल अधिराजत्व विश्वास करता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आएगा 48 में? बताओ। तो अलाउद्दीन खिलजी है, वो अधिराजत्व विश्वास करता था, न कि प्रभु सत्ता पर। तो सी उत्तर इसमें आ जाएगा। 49वां क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल में मैसात शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था? बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय। तो 49 में क्या उत्तर होगा? बताइए कि मैसात शब्द का प्रयोग भूमि मापने के लिए किसके शासन काल में किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो बी उत्तर आ जाएगा 49 में। अब देखो 50वें नंबर का। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी? मोहम्मद को, फखरुद्दीन को, बुकरा खान को, केकुकाबाद को। बताइए 50 में क्या उत्तर आ जाएगा? सोचिए। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा देखो, इसको आया हुआ है लेकिन उसको सही नहीं माना गया है ना। देखो इसमें क्या कारण रहा है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये अपनी मृत्यु के पूर्व, देखो इसको बलबन अपने पुत्र यानी के खुसरो यानी मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु अपने बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रचा और के खुसरो को यानी मुल्तान की सूबेदारी देकर उस पर वो भेज दिया और बुगरा खां के पुत्र केकुकाबाद सुल्तान बनाया। और राज्य होने के अवसर पर केकुकाबाद की आयु 17-18 वर्ष की थी। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर की में क्या माना है? देखो कुंजी में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो ये व्याख्या भी इसके अंतर दी गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। मोहम्मद यानी मुइजुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का। तो 51 में क्या आ जाएगा? बताइए सोच करके। तो इल्तुतमिश का, निजामुद्दीन जुनैद वजीर था। अगला क्वेश्चन देखो 50वां, 52वां। ये लो, अलाउद्दीन खिलजी के 25 सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की, नुसरत खां की, अलप खां की, उजूग खां की। तो बताइए क्या आएगा? 52 में उत्तर है। तो ये जफर खां आ जाएगा। अलाउद्दीन के 25 सेनापतियों किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए तो जफर खां की है वो मृत्यु हो गई थी।
क्या आएगा इसके अंतर्गत? आपका जफर खां आ जाएगा। अगला देखो 53 नंबर का। किस सुल्तान के शासनकाल में दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था? बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज तुगलक के समय। कि किस सुल्तान के शासनकाल में दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था? तो 53 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखो ये दो 54 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी जब आक्रमण किया और दुर्ग नहीं जीत पाया उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? कल्याणमल, मान सिंह, कीर्ति सिंह देव, विक्रमादित्य। तो जोन में क्या उत्तर होगा? तो इसमें होगा मान सिंह। कि सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग नहीं जीत पाया उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? मान सिंह था। तो बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लो। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा? 55 में सोच के बताओ क्या उत्तर हो सकता है? तो यह आ जाएगा सीधा सा गयासुद्दीन तुगलकाबाद। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बी उत्तर इसके अंतर्गत आ जाएगा 55 में। अगला क्वेश्चन देखो 56वां। ये लो, ज्यादा नीचे निकल गए। रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मल्लू आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। तो बताइए 56 में उत्तर क्या जाएगा? सोच के बताओ। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा इस्माइल आदिल शाह आ जाएगा। रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इस्माइल आदिल शाह। बी उत्तर इसमें आ जाएगा। ये लो। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? निम्न में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हिंदू पुरुष। तो बताओ क्या आ जाएगा 57 में? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हिंदू पुरुष। कि किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? तो हिंदू पुरुष। वैसे जजिया का इतिहास बहुत लंबा है। देखो यहाँ देखिए आप 58वां क्वेश्चन। जियाउद्दीन बढ़नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। वह तारिक ए फिरोज शाही का लेखक था। तो 58 में क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें देखो उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है इसमें ना। अब देखो वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, बिल्कुल सही है ये। और वह तारिक ए फिरोज शाही का लेखक था, तो ये भी सही है। जियाउद्दीन बढ़नी तारिक ए फिरोज शाही का लेखक। तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें। 2 और 3, 2 और 3 देखो सी में है। अगला क्वेश्चन देखो आप 59वां। 59वां क्वेश्चन है कि फखर ए मुदबिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो इस 59 के अंदर क्या आ सकता है सोचो। फखर ए मुदबिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो फतवा ए जानदारी, तारिक ए रसीदी, आगे और निकाल देता हूँ मैं। 59 का चल रहा है ना, ये इधर ही आएगा ये लो। तो इसमें आपका आ रहा ही है। क्या था वो क्वेश्चन है कि फखर ए मुदबिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। फखर ए मुदबिर द्वारा लिखित। तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अदब अल हरब वंश सुजात। अदब अल हरब वंश सुजात। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? फखर ए मुदबिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। अब देखो आगे की बात करें तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम, क्योंकि उत्तर दिखाई दे रहे हैं इसमें। निम्नलिखित में से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह आपको पहले नहीं दिखी इसमें दिखाई देने की कोशिश ना, क्योंकि इसमें फिर याद नहीं होता है। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? काका सुर, कविमान, हेमरतन, कर्णिदान।
तो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? सोचिए क्या आएगा शॉर्ट में। तो इसमें आ जाएगा हेमरतन। कौन थे? हेमरतन। अगला देखो 61वां, बड़ा कर देता हूँ 61वां। किसने दीवान इंसा का नेतृत्व किया था? आमिर ए दाद, सदर ए जा, सदर ए उसदर, दबीर ए खास। तो 61 में उत्तर क्या आएगा? सोचिए। तो इसमें आ जाएगा आपका दबीर ए खास, डी, दबीर ए खास। दीवान इंसा का नेतृत्व किसने किया? दबीर ए खास ने किया था। अब देखो 62वां क्वेश्चन, ये लो। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख शब्द जजिया का या खराज ओ जजिया करता था? ये इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला कर एक विशेष कानूनी मुद्दे पर मुस्लिम न्यायविदों के भीतर आम सहमति। इस्लामी सत्ता द्वारा पारित एक गैर बाध्यकारी कानून और पैगंबर महमूद की प्रक्रिया कदम रखा वापत या मार्ग। तो 62 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए सोच करके। तो इसमें ए उत्तर हो जाएगा इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला करता। इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय लगाया जाने वाला शुल्क, यानी ये जजिया है या खराज वो जजिया है वो हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो इसमें उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का, ये लो। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया था और जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यों का सख्त नियम था? कि किस राजवंश के शासन में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया और सभी वस्तुओं को मूल्यों का सख्त नियम था? मामलुक राजवंश, शेद राजवंश, खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश। इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आ जाएगा 63 में। तो इसमें आपको पता है बाजार नियंत्रण व्यवस्था खिलजी वंश ने ही लागू की थी, ये ना। तो उसमें सी उत्तर आ जाएगा। अगला 64 देखो आप है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल का पहला राजवंश था? लोधी राजवंश, शेद राजवंश, खिलजी राजवंश, मामलुक राजवंश। तो 64 में उत्तर क्या आ जाएगा? मामलुक राजवंश आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो मामलुक राजवंश, डी उत्तर हो जाएगा 64 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो आप 65वां कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख, मीर बरर वन अधीक्षक, मुशर्रफ राजस्व सचिव, नाजिर ए बयूतात माले का परीक्षक। तो 65 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए? तो डी आ जाएगा इसमें ना, कि युग्म असत्य पूछा गया है, नाजिर ए बयूतलात माले का परीक्षक, ये इसमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नाजिर ए बयूतात। ये वैसे शाही कारखाने का अध्यक्ष होता था ये नाजिर ए बयूतात। तो आप ये सही है, मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख बिल्कुल राइट है। मीर बरर वन अधीक्षक ये एकदम सही है। और ये जो मुशर्रफ है राजस्व सचिव होता था, ये राजस्व एकत्रित करने का काम करता था। और ये जो नाजिर ए बयूतात है माले का परीक्षक नहीं था, ये क्या था? ये शाही कारखाने का अधीक्षक था ये, ठीक है ना। तो इसमें ये डी गलत हो जाएगा। तो इस तरह अपने ये क्वेश्चन 63 हल कर लिए। आगे क्वेश्चन और करेंगे अपने, अब लगातार वीडियो डालेंगे आपके। धन्यवाद मित्रों। आपके तो थ्योरी पढ़ा देंगे और आपके तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक सारे हल करा देंगे जितने भी एग्जाम में आए हुए थे। धन्यवाद।